हेलो एवरीवन। तो पॉलिटी की पीवाईक्यू सीरीज़ में अभी तक अपन कर चुके हैं 2017 तक के क्वेश्चंस। अब स्टार्ट करने वाले हैं आज अपन 2018 का क्वेश्चन पेपर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट है फर्स्ट और इनमें से बताना सही कौन सा है। ओके, ध्यान रखना। फर्स्ट स्टेटमेंट है, पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। तो भाई पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल क्या स्वतंत्र पार्टी था? नहीं, वो तो कम्युनिस्ट पार्टी था। नेक्स्ट है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई। हाँ, 1969 में मान्यता तो दी गई थी, बट स्टार्ट शायद 1975 के समथिंग आसपास किया गया था। देखते हैं। लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती। ऐसा कुछ नहीं है, 10% का वो है इसमें फंडा, तो 75 सदस्य की जरूरी नहीं है। तो स्टेटमेंट इसमें क्या है, ओनली 2 सही है। सही बात है। पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पहली लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी कौन सी थी भाई? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई थी। इसके 16 सदस्य थे और कांग्रेस के 489 में से 364 सदस्य थे। ठीक है। फिर उसके बाद स्टेटमेंट 2 सही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई, परंतु सांविधिक मान्यता 1977 में, अपन क्या सोच रहे थे 1975, नहीं भाई 1977 में दी गई थी। स्टेटमेंट थर्ड जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि विपक्ष के नेता या प्रतिपक्ष ऐसे सभी बड़े विपक्षी दल के नेता जो नेता को सदन में विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी जाती है जिसने सदन की कुल सीटों का कम से कम 10वें हिस्से पर विजय हासिल की हो। ठीक है। वह सरकार की नीतियों की रचनात्मक आलोचना करता है और एक वैकल्पिक सरकार प्रदान करता है। दोनों सदनों में विपक्ष के नेता को वर्ष 1977 में वैधानिक मान्यता दी गई। ठीक है भाई। वे कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के हकदार हैं। विपक्ष के नेता के पद का उल्लेख संविधान में नहीं बल्कि संसदीय संविधि में है। विपक्ष का नेता संसद अधिनियम 1977 में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्तों के लिए प्रदान किया गया एक वैधानिक कार्यालय है। अधिनियम से 2 बातें स्पष्ट होती हैं। फर्स्ट है, सरकार के विपक्ष में जिस दल के पास सबसे अधिक संख्या होती है उसका नेता विपक्ष का नेता बन जाता है। सेकंड है, अध्यक्ष को उन्हें विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता है। यह नियम कि किसी पार्टी के पास सदन के कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए ताकि अध्यक्ष किसी को विपक्ष के नेता के रूप में पहचान सके, इस अधिनियम का हिस्सा नहीं है। यह नियम पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर ने कहा कि मुख्य विपक्षी दल की संख्या कोरम के बराबर होनी चाहिए, यानी कुल संख्या का 10%। स्वतंत्र पार्टी 1959 से 1974 तक अस्तित्व में थी, लेकिन इसकी स्थापना राजगोपालाचारी ने जवाहरलाल नेहरू प्रभुत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बढ़ते समाजवादी और राज्यवादी दृष्टिकोण के जवाब में की थी। यह चौथी लोकसभा 1967 से 1971 तक में 44 सीटों के साथ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी। तो भाई ये जो कौन सी पार्टी की बात करी जा रही है, इसके अंदर स्वतंत्र पार्टी की टोटल सीट कितनी थी? 44। कौन सी लोकसभा में थी इसकी ये सीट? चौथी लोकसभा में, और सबसे मतलब ज़्यादा सीट थी विपक्ष दल में। ओके, अब देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है? ऑफकोर्स डाल सकती है भाई। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता। तो भाई स्टेटमेंट सेकंड मतलब नॉर्मली नहीं लिया जा सकता, लेकिन लिया तो जा ही सकता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है आई थिंक। हाँ देखो, आज़ादी के बाद जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानून पारित किए गए, लेकिन सरकार को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। भूमि कानून को विभिन्न अदालतों में चुनौती दी गई। इन न्यायिक घोषणाओं के परिणाम स्वरूप सरकार ने वर्ष 1951 में संविधान में पहला संशोधन किया जिसमें 9वीं अनुसूची सम्मिलित की गई, जिसके तहत
भारतीय संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। 9वीं अनुसूची में संघ और राज्य कानूनों की एक सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन यह सुरक्षा व्यापक नहीं है। ठीक है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। IR कोहलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 9वीं अनुसूची के तहत रखे गए कानूनों को संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में शामिल कानून की अब न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, इसलिए कथन सेकंड क्या है, गलत है। ओके, सभी अनुसूचियों के बारे में भाई पक्का पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या सदन द्वारा प्रत्यायोजित हैं, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। तो फिर ये भाई कौन सी संसदीय समिति करती है, देखते हैं। सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति नहीं भैया, आश्वासन और जो वादे वगैरह इन पे ध्यान देती है। अधीनस्थ विधान समिति संबंधी समिति, ये सही है, इसका आंसर यही है। नियम समिति नियम बनाने, कार्यकारी सलाहकार समिति, लेकिन इसका आंसर क्या है भाई, अधीनस्थ विधान समिति। पढ़ते हैं इसके बारे में। अधीनस्थ विधान समिति संबंधी समिति ये देखता है कि क्या कार्यकारी शाखा संसद द्वारा प्रत्यायोजित या संविधान द्वारा प्रदान किए गए विनियमों, नियमों, उपनियमों को लागू करने के लिए अपने प्राधिकारों की उचित उपयोग कर रही है। समिति संसद के दोनों सदनों में मौजूद है। इसमें दोनों सदनों में 15 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट समिति है सरकारी आश्वासनों पर समिति। यह समिति समय समय पर मंत्रियों के आश्वासनों, वादों व सदन के पटल पर किए गए वचनों की जांच करती है और रिपोर्ट करती है कि उन्हें किस हद तक रखा गया है। ये लोकसभा में 15 सदस्यों और राज्यसभा में 10 सदस्यों से बना है। नेक्स्ट समिति है भाई नियम समिति। यह समिति सदन में प्रक्रिया और कार्य संचालन के मामलों पर विचार करती है और सदन के नियमों में आवश्यक संशोधन और परिवर्धन के लिए सिफारिशें करती है। लोकसभा समिति में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं जो समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। राज्यसभा 16 सदस्यों से बनी होती है और जिसमें सभापति पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्यापार सलाहकार समिति। यह समिति सदन के एजेंडे और समय सारणी की देखरेख करती है। यह सदन में निपटाए जाने वाले सरकार के विधायी और अन्य व्यवसाय के लिए समय निर्धारित करता है। लोकसभा समिति 15 सदस्यों से बनी होती है। राज्यसभा में सभापति सहित 11 सदस्य होते हैं। अन्य समितियों के बारे में भाई पढ़ के जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है भाई, ध्यान रखना। किसी बिल को धन विधेयक तब माना जाता है जब इसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन, विनियमन से संबंधित प्रावधान हो। ये तो सही है। धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध है। यस ऑफ कोर्स, धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन विनियोजन से संबंधित है। आकस्मिकता निधि से नहीं निकालता, ये क्या बोलते हैं उसको, भारित संचित, उससे करते हैं। चलो देखते हैं। फिर धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन के उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने के विनियमन से संबंधित होता है। ऑफ कोर्स, पढ़ते हैं इसके बारे में भाई क्या है। देखा आंसर क्या है, धन विधेयक भारत के आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है। पढ़ते हैं पहले। धन विधेयक मनी बिल आर्टिकल 110 के अंदर आता है। धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाता है। किसी कर का अधिरोपण, हटाना, परिवर्तन और नियंत्रण करना, सरकार के द्वारा धन उधार लेने को नियंत्रित करना, भारतीय सरकार की वित्तीय उत्तरदायित्वों से संबंधित विधियों का संशोधन करना, भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा कराना या उसमें से धन निकालना, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग, भारत की संचित निधि पर भारत किसी व्यय की उद्घोषणा या इस प्रकार के किसी व्यय की राशि में वृद्धि, भारत की संचित निधि या लोक लेखा में किसी प्रकार के धन की प्राप्ति और अभिरक्षा या इनसे व्यय और इनका केंद्र या राज्य की निधियों का लेखा परीक्षण, ठीक है।
उपरोक्त निर्दिष्ट किसी विषय का आनुषंगिक कोई विषय यद्यपि कोई विधेयक केवल निम्न कारणों से धन विधेयक नहीं माना जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य धन शास्तियों का अधिरोपण करता है, अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग करता है, या किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। आकस्मिक निधि, ये क्या होती है भाई? संसद विधि बनाकर आकस्मिक निधि की राशि का निर्धारण करती है। राष्ट्रपति के नाम से इस कोष का नियंत्रण वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव के द्वारा किया जाता है। इस निधि से खर्च करने का अधिकार राष्ट्रपति को है और राष्ट्रपति द्वारा किसी आकस्मिक खर्च के लिए इस निधि से अग्रिम राशि दी जाती है। दोनों संसद और राज्यों की आकस्मिक निधि अलग अलग होती है, जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 267 में किया गया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट है क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भाई इसमें प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, ऑफ कोर्स होता है, जनसंख्या अलग अलग है भाई। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। पढ़ते हैं इसके बारे में। संविधान में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में आर्टिकल 54 में उल्लिखित है। संविधान के आर्टिकल 55 क्लोज 2 सब क्लोज ए में प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त होती है। भाई क्लियर? सीधा फॉर्मूला ही लिख देते सर जी। इस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में विधायकों के मत के मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं। संविधान के आर्टिकल 55 क्लोज 2 सब क्लोज सी में संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की संख्या में भाग देने से प्राप्त होती है। राष्ट्रपति के चुनाव में सभी सांसदों के मत का मूल्य समान होता है। एक संसद के मत का मूल्य 700 होता है। प्रत्येक राष्ट्रपति में लोकसभा महासचिव और राज्यसभा महासचिव क्रमिक रूप से निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? गवर्नर जनरल को। भाई सीधा सा क्वेश्चन, कितनी बार उसमें हिस्ट्री के अंदर आ चुका है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। वर्तमान में ये अवशिष्ट शक्तियां संघ सरकार को प्राप्त हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां। GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की अन्य विशेषताएं देखो भाई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, केंद्र और राज्य के मध्य 3 सूचियों के आधार पर शक्तियों का बंटवारा। 3 सूचियां कौन सी थी भाई? 3 सूचियां, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली आरंभ। तो प्रांतों में कब स्टार्ट हुई थी भाई? प्रांतों में 1919 में हुई थी। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। दलित, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन, मताधिकार का विस्तार, लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार दिया गया। और 11 राज्यों में से 6 द्विसदनीय व्यवस्था शुरू 6 राज्यों में क्या की गई? द्विसदनीय व्यवस्था शुरू करी गई। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, मुद्रा एवं साख का नियंत्रण के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना, प्रांतीय सेवा आयोग की स्थापना। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद रिक्त कर देगा। सही है। जब किसी विधानसभा का विघटन हो जाता है तो अध्यक्ष का पद अगले बनने तक बना रहता है, वैसे को तुरंत रिक्त कर देगा। नहीं भाई, ये स्टेटमेंट 2 गलत है, ओनली एक ही सही है। पढ़ते हैं इसके बारे में। संविधान के आर्टिकल 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के चुनाव के बारे में वर्णन है। विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। सामान्यतः विधानसभा के कार्यकाल तक अध्यक्ष का पद होता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 179 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार एक सदस्य जो किसी विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करता है को निम्नलिखित 3 मामलों में अपना
पद रिक्त करना होता है यदि उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाए, यदि वह उपाध्यक्ष को अपना लिखित में त्यागपत्र दे दे और यदि विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पर से हटाया जाए और इस तरह का कोई प्रस्ताव केवल 14 दिन के पूर्व सूचना के बाद ही लाया जा सकता है। स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड गलत है, क्योंकि विधानसभा के विघटन के बाद विधानसभा अध्यक्ष पद पर बना रहता है जब तक कि नया नहीं आ जाए। विधानसभा अध्यक्ष नवीन विधानसभा के प्रथम बैठक तक पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो ये ऐसा ही क्वेश्चन उसमें भी आया था ना, अधिकार और क्या था, मूल अधिकार और क्या थे वो, डीपीएसपी के बीच में रिलेशन था ना पिछले पेपर में। यदि विधियां अधिक हैं तो स्वाधीनता कम होती है, यदि विधियां नहीं हैं तो स्वाधीनता भी नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे यानी पहलू, एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो यही है इसका आंसर। तो विधि नियमों विनियमों का समूह है जो समाज का मार्गदर्शन करता है। समानता बनाए रखने के लिए ये समाज के लिए महत्वपूर्ण है। विधि की भूमिका शांति और अराजकता को से मुक्त समाज को बनाए रखना भी है। उदाहरण के लिए जैसे सती प्रथा के उन्मूलन से लेकर बाल विवाह और अस्पृश्यता तक सभी सकारात्मक परिवर्तन विधि के कारण संभव हुए हैं। स्वतंत्रता किसी के जीवन, व्यवहार और राजनीतिक विचारों पर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए दमनकारी प्रतिबंधों से समाज के भीतर मुक्त होने की स्थिति है। जॉन लॉक ने लिखा, जहाँ कोई विधि नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता अधिकारों की उपज है और यह अधिकार हमें राज्य द्वारा प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों अर्थात स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य विधि बनाता है। काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह क्या है स्टेटमेंट? किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी। ये सही बात है। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। बात बिल्कुल सही है भाई, एग्रीमेंट हो चुका है एक टाइप से, दोनों के दोनों सही हैं। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल को 5 साल की अवधि के लिए अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत नियुक्त करने के लिए सक्षम और अधिकृत करता है। संविधान का आर्टिकल 154 राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है जो सीधे अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से निष्पादित करेगा। फिर उसके बाद संविधान में राज्यपाल के पद के लिए निम्न शर्तों का निर्धारण, उसे न तो संसद का सदस्य होना चाहिए और न ही विधानमंडल का सदस्य। यदि ऐसा कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे सदन से उसी तिथि से अपना पद छोड़ना होगा जब से उसने राज्यपाल का पद ग्रहण किया है। उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। बिना किसी किराए के उसे राज्य भवन आधिकारिक निगम उपलब्ध होगा। वह संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियों, विशेषाधिकारों और भत्तों के लिए अधिकृत होगा। यदि वही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों में बतौर राज्यपाल नियुक्त होता है तो उसे उपलब्धियों और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्य मिलकर प्रदान करेंगे। कार्यकाल के दौरान उसकी आर्थिक उपलब्धियां व भत्तों को कम नहीं किया जा सकता। फिर स्टेटमेंट सेकंड क्या है, इसलिए सही है। फिर राज्यपाल को अनेक विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। आर्टिकल 361 के अंदर उन्हें अपने शासकीय कृत्यों के लिए विधिक दायित्वों से निजी उन्मुक्ति प्राप्त होती है। अपने कार्यकाल के दौरान उसे आपराधिक कार्यवाही, चाहे वह व्यक्तिगत क्रियाकलापों की सुनवाई से उन्मुक्ति प्राप्त है। उसे गिरफ्तार कर कारावास में नहीं डाला जा सकता। यद्यपि 2 महीने के नोटिस पर व्यक्तिगत क्रियाकलाप पर उनके विरुद्ध नागरिक व सिविल कानून संबंधी कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, सही है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? तो शक्तियों का परिसीमन, यस। विधि के समक्ष क्षमता, ये भी सही है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, नहीं भाई, सरकार का जन उत्तरदायित्व मतलब लोगों के प्रति जन उत्तरदायित्व रहता है भाई, नहीं मतलब सरकार का उत्तरदायित्व जन लोगों के प्रति होता है भाई। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, ये बात बिल्कुल सही है। विधि के शासन में ये सारे लक्षण पढ़ते हैं इसके बारे में। वन टू फोर देखा। मूल अधिकारों का प्रावधान लोकतांत्रिक शासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहचान है। ठीक है भाई। भारतीय संविधान के भाग 3 में
आर्टिकल 12 से 35 में वर्णन है। एवी डाइसी के द्वारा प्रचलित कानून के शासन की अवधारणा दुनिया भर में सबसे महत्वपूर्ण और प्रशंसित सिद्धांतों में से एक है, जिसका एकमात्र उद्देश्य मनुष्यों के अधिकारों को मजबूत करना है। इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति अर्थात किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता, अतः फोर्थ स्टेटमेंट सही है। विधि के समक्ष समता अत्यावश्यक है। कोई व्यक्ति अमीर हो या गरीब, ऊंचा नीचा, अधिकारी गैर अधिकारी कानून के ऊपर नहीं है, स्टेटमेंट सेकंड सही है। व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता व संविधान की व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है, जैसा कि न्यायालय द्वारा इसे परिभाषित या लागू किया जाता है, न कि संविधान के व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि आर्टिकल 14 के अंतर्गत उल्लेखित विधि का शासन ही संविधान का मूलभूत तत्व है। इसलिए इसे भी किसी भी तरह यहाँ तक कि संशोधन के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। कथन फर्स्ट सही है, क्योंकि विधि के शासन के अंतर्गत विधि सर्वोपरि है और विभिन्न अंगों में शक्तियों का परिसीमन है। स्टेटमेंट थर्ड गलत है, क्योंकि सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व न होकर सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ओके, सही है। नेक्स्ट है भाई, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों को किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है, तो इसके अंदर क्या आता है भाई, राष्ट्रपति शासन आता है। उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी, तो भाई वो संसद के अधीन तो चली जाती है, स्टेटमेंट बी सही है। उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। इस स्थिति में राज्य कार्यपालिका बर्खास्त हो जाती है और राज्य विधायिका या तो निलंबित हो जाती है या विघटित हो जाती है। राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्य का प्रशासन चलाता है और संसद राज्य के लिए कानून बनाती है। संक्षेप में राज्य की कार्यवाही व विधायी शक्तियां केंद्र को प्राप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजता के अधिकार को जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही और समुचित ढंग से अर्थित होता है, तो भाई निजता का अधिकार आर्टिकल 21 सीधा सट्टा है। ठीक है, ये इसमें आ गया। आर्टिकल 21 भाग 3 में गारंटी की गई हैं स्वतंत्रताएं। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। पुट्टा स्वामी केस निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जिसे आर्टिकल 21 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय ने मेनका गांधी मामले में अपने फैसले को सुनाते हुए आर्टिकल 21 के भाग के रूप में अधिकारों की घोषणा की, जिसमें से एक निजता का अधिकार भी है। ठीक है भाई, ये पेपर हो गया 2018 का। कल पढ़ेंगे 2019 का। तो भाई अगर ये बुक पढ़नी है तो सर से डायरेक्ट सर की लिंक से ले सकते हो, धर्मेंद्र जी जाखड़ सर से, और वैसे पढ़नी है तो लेट्स कंटिन्यू। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, ध्यान रखना। सॉरी, गुड मॉर्निंग है ये तो।